स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आरएसएसबी पैटर्न को एनालिसिस करते हुए हमने जो ये क्वेश्चन रेडी किए हैं, इसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, हमने यानी कि टोटल राजस्थान जीके के 200 प्लस क्वेश्चन, यानी कि करीब करीब 200 क्वेश्चन है जो हमने यानी कि एनालिसिस किए हैं, जो कि हर एग्जाम में यानी कि सुपरवाइजर को छोड़कर राजस्थान की आरएसएसबी की अदर एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को एकत्रित किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस पार्ट 2 में शुरू करते हैं। और पहले एक चीज़ बता दो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें यानी कि कुछ प्रश्नों के आंसर्स में कुछ गलतियां हो गई थी मेरे से, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। लेकिन इस बार आप यानी कि निश्चिंत होकर बैठ जाइए, इस बार कोई त्रुटि नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और यानी कि आंसर क्वेश्चन भी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 55 क्वेश्चन ये अपन ने कल कर भी लिया था, 55 क्वेश्चन फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, छेड़छाड़ वाले लोग देवता कौन कौन से हैं? तो वीर बग्गा जी, ईलो जी, कल्ला जी या मामादेव जी, इनमें से छेड़छाड़ वाले देवता कौन से? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही, ईलो जी। ठीक है, ये हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे। ठीक है, जब होलिका अग्नि में भस्म हो गई थी, उसके बाद ये आजीवन कंवारे रहे थे। ठीक है, और रही बात ये वीर बग्गा जी की, ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, गोरक्षक देवता हैं उनके। कल्ला जी, जिन्हें शेषनाग के अवतार भी कहते हैं, चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं। ठीक है, और मामादेव जी ये बरसात के देवता है राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ईलो जी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 56 क्वेश्चन है, देशनोक में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन 1 आवण माता, ऑप्शन बी जीण माता, तीसरा जिलानी माता और चौथा करणी माता। देशनोक, तो आपको एक चीज़ बता दूं, देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। तो आप आइडिया लगा लो बीकानेर में किस माता का मंदिर स्थित होगा। बीकानेर के अंदर भाई करणी माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, जिन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। और ये आवण माता है, ये जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, जिलानी माता ये कोटपुतली बहरोड में इनका मंदिर है। और जीण माता जो सीकर के रहवासा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन द अपना करणी माता सही हो जाएगा, जिन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन पर। चक्रेश्वरी माता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 नागणेची माता, दूसरा है जीण माता, तीसरा जिलानी माता और चौथा करणी माता। चक्रेश्वरी माता के नाम से किसे जाना जाता है, बताएगा दोस्तों? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन 1 सही, नागणेची माता। ठीक है, इनका मंदिर बाड़मेर के नागाना गांव में स्थित है और ये राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, राठौड़ वंश की। और बीकानेर के नागाना गांव में मंदिर स्थित है, इसलिए इन्हें नागणेची माता भी कहते हैं। इनकी मूर्ति पर यानी कि 18 भुजाओं वाली मूर्ति है इनकी वहाँ पर। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 है, कैला माता का मंदिर स्थित है त्रिकुट पहाड़ी पर काली सिंध नदी पर, त्रिकुट पर्वत पर काली सील नदी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर काली सिंध नदी पर। ठीक है, और त्रिकुट पहाड़ी पर काली सील नदी पर। अब दोस्तों, इसमें यानी कि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है, यानी कि सारे ही सेम से आए हैं ना। ठीक है, त्रिकुट पर्वत और पहाड़ी, ठीक है, काली सील और काली सिंध, चार ऑप्शन। तो ऐसे इनको यानी कि थोड़ा लेवल वाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, त्रिकुट पहली बात पहाड़ी नहीं है, त्रिकुट है पर्वत। ठीक है, अब पर्वत का ऑप्शन है ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी, दो में पर्वत लिखा हुआ है। अब अपने को ये डिसाइड करना है नदी कौन सी थी। काली सिंध भी नदी है और एक काली सील, दोनों नदियाँ हैं। ठीक है, तो काली सिंध नदी अलग है और काली सील नदी है ना, जो करौली जिले में स्थित है। तो त्रिकुट पर्वत काली सील नदी करौली में है, तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा अपना। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं 59 क्वेश्चन पर। ठीक है, एक सेकेंड। 59 में, खेतों में काम करते समय काश्तकारों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन 1 लोटिया, ऑप्शन 2 पछिंदा, सैलावणी और द कामण। कौन सा लोकगीत खेतों में काम करते वक्त गाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा बी, पछिंदा। ठीक है, क्योंकि ये हाड़ौती और ढूंढाड़ी क्षेत्रों में किसानों द्वारा या फिर जो यानी काश्तकार हैं उनके द्वारा खेतों में काम करते टाइम गाया जाता है। ठीक है, और लोटिया है ये चैत्र मास में यानी कि गणगौर पर्व के समय गाया जाता है, जब महिलाएं पानी वगैरह भर कर लाती हैं। ठीक है, तालाब जोड़ वगैरह से। और लावणी है ये यानी कि नायक नायिका को बुलाने पर इसको यानी कि संगारिक गीत है तब यूज किया जाता है। और कामण है ये विवाह के अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु किया जाता है।
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये कामन भी इम्पोर्टेंट नृत्य है और ये लावणी भी, यानी कि सॉरी लोकगीत, ये लावणी भी लोकगीत इम्पोर्टेंट है और कामन भी, जो यानी कि दूल्हे को विवाह अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए किया गाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन चलते हैं 59 के बाद 60 क्वेश्चन पर। अब देखो, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गाया जाने वाला श्रृंगार गीत कौन सा है? जो अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था, इसमें आ जाएगा लावणी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लावणी आ जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 61 पर। बारात का डेरा देखने जाने के लिए वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती है? यानी कि डेरा मतलब जहाँ पर किसी वधु के गांव में बारात रुकती है ना, जहाँ पर, ठीक है, यानी कि वधु के घर पहुंचने से पहले जहाँ पर एक बार बारात को रोका जाता है उसे डेरा कहते हैं। तो उस वहाँ पर दूल्हे को देखने जाती हैं जब महिलाएं, तो कौन सा गीत गाती हैं? तो इसमें देखो, ऑप्शन 1 ओल्लू, ब काजलियो, स कुड़की और द जला। तो इसमें हो जाएगा जला, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, द जला। ठीक है, ओल्लू, क्योंकि ओल्लू गीत है ये किसी की याद में गाया जाता है। ठीक है, और काजलियो है ये श्रृंगारिक गीत है। ठीक है, और ये कुड़की गीत है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना, कुड़की। ठीक है, ये क्योंकि रात्रि जागरण में जो गीत होते हैं उनमें गाए जाने वाला अंतिम गीत है कुड़की। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं 67 पर। धौंसा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखो दोस्तों, वाद्य यंत्र भी एक मेजर टॉपिक है और ये तो मैंने पढ़ा भी है, बहुत बेस्ट बढ़िया टॉपिक लगा मेरे को। आपको इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, यानी कि वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में है ना, आज तक राजस्थान की जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप पहले की यानी कि स्पेशलिस्ट टॉपिक के आप यानी कि PYQ देख लेना चाहिए। हमेशा है ना इसमें 60 से 70% पर्सन ऐसे ही आते हैं कि निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, या फिर वाद्य यंत्र का नाम दे देता है। जैसे इसमें दे दिया कि धौंसा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। बस अपने को ये याद करना होगा, ये रटना होगा कि सुशीर वाद्य यंत्र के कौन कौन से हैं वाद्य यंत्र। ठीक है, और अवनद के अंदर कौन कौन से आते हैं, तत् के अंदर कौन कौन से, घन के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो अपना 70% चांस तो वहीं से हो जाएगा। बाकी जो बचा 30%, उसमें क्या पूछा जाता है कि यानी कि जो अवनद वाद्य यंत्र है उसके अंदर दे देगा, यानी कि धौंसा किस जनजाति द्वारा कहाँ पर गाया जाता है, ऐसे दे देगा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र के साथ ये बजाया जाता है। ठीक है, और इनके जो गायकार है प्रमुख, उनके बारे में पूछ लेगा। तो वो सब 30% चांस होते हैं, बाकी 70% तो मेजरली ऐसे सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखो, धौंसा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ए सुशीर, ब तत्, स अवनद और द घन। तो अवनद देखो, सबसे पहले ये धौंसा है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, आपको एक क्लियर कर दूं। अब ये वाद्य यंत्र होते क्या हैं? देखो, अवनद वाद्य यंत्र तो वो होते हैं, ठीक है, जो यानी कि लकड़ी या धातु पर चमड़ा मढ़कर यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, चमड़े को पीट कर, वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, और ये सुशीर वाद्य यंत्र है ना, ये सुसर लिख दिया इसमें, सॉरी सुशीर आएगा। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र से। ठीक है, और जो ये घन वाद्य यंत्र हैं, ये क्या होते हैं कि धातु को आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है इससे। ठीक है, और तत्वाद्य यंत्र है, तारों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तत्वाद्य यंत्र में जैसे सितारा, वीणा, एकतारा हो गई। ठीक है, घन के अंदर हो गई खड़ताल वगैरह हो गई। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर, जैसे शहनाई हो गई, ठीक है, बांसुरी हो गई, ऐसे ऐसे। ये धौंसा है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो चमड़े पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चमड़े को पीट कर, वो जैसे नगाड़ा वगैरह हो गया उसके भांति। अब उसके बाद अपन चलते हैं 63, बांकिया वाद्य यंत्र है। अब इसके अंदर देखो, ऑप्शन 1 सुशीर, ऑप्शन बी तत्, ऑप्शन स अवनद और ऑप्शन द घन। तो वही सीन है, बांकिया क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र। ये सरगड़ा समुदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है, विशेषकर बजाया जाता है मांगलिक अवसरों पर, ढोल के साथ बजाया जाता है। तो जो 30% बता रहा था ना मैं, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि निम्न में से ढोल के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ऐसे टाइप के। ठीक है, बाकी मेजरली आप ये तो पढ़ ही लेना इस टॉपिक को। अगर कोई भाई स्किप भी कर रहा है तो ये चीज़ें तो पढ़ ही लेना, कौन सा वाद्य यंत्र किसके अंदर किस किस श्रेणी में आता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन वहीं से बैठ जाए। अब देखो 64 क्वेश्चन अपना, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? आप इसके PYQ देखोगे तो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार मेजरली, यानी कि ज़्यादातर एग्जामों में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा रिपीट ही ये क्वेश्चन हुआ। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? ए कर्णा, ब नड़ और स खड़ताल, द झांझ। यहाँ पर कन्फ्यूज भी होते हैं लोग, क्योंकि कर्णा से कर्णा देख लेते हैं,
बाकी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन बी सही होगा, नड़, ठीक है। और नड़ है ना, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और कर्णा भील है जो जैसलमेर के प्रसिद्ध लोक कलाकार थे, ठीक है। इनकी यानी कि ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, इनका गिनीज बुक है ना, उसके अंदर भी रिकॉर्ड है, क्योंकि इनकी 8 फीट लंबी मूछें थी इनकी, ठीक है। कर्णा भील की प्रसिद्ध वादक थे। अब 65 क्वेश्चन है, लोक सुरों की सहनाई किन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें देखो, ऑप्शन 1 मांगी बाई, ऑप्शन 2 गौरी देवी, तीसरा है जगजीत सिंह, और चौथा है अल्लाह जिला बाई, ठीक है। सारे ऑप्शन कन्फ्यूजन करने वाले हैं। अब इनमें राइट आंसर हो जाएगा मांगी बाई, ठीक है। मांगी बाई को क्या है कि उदयपुर की रहने वाली, इन्हें मांड गायन शैली की ये प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। अल्लाह जिला बाई जो है, ठीक है, ये अल्लाह जिला बाई, इन्हें मरु कोकिला कहते हैं, ठीक है। ये भी मांड गायन शैली की कलाकार है, और ये इन्हें मांड मल्लिका भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये यानी कि तीनों ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे ये गौरी देवी है ना, जो गौरी देवी क्या है, ये इनको राजस्थान की मांड कोकिला कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, राजस्थान की मांड कोकिला। और जो जगजीत सिंह है, इन्हें गज़लों का किंग कहते हैं इन्हें, ठीक है। और अल्लाह जिला बाई है, इन्हें यानी कि मांड मल्लिका भी कहते हैं, और मेजर नाम इनको दे रखा है मरु कोकिला, इन्हें मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, मरु कोकिला निम्न में से किन्हें कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ही सीन है। तो लोक सुरों की देवी क्या हो जाएगा, मांगी बाई हो जाएगा। अब उसके बाद 66 क्वेश्चन में चलते हैं। मेवात क्षेत्र का निम्न में से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, मेवात क्षेत्र का। तो ऑप्शन 1 अपंग, ऑप्शन 2 भपंग, स इकतारा, द चिकारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भपंग, ठीक है। और इसके यानी कि ये मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, और इनके प्रसिद्ध वादक थे जो जहूर खां मेवाती और फारूक खां मेवाती, बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य के अंतर वो वादक थे इनके, ठीक है, भपंग के। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 क्वेश्चन, खारी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 मेवाड़, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी ढूंढाड़। खारी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेवात, ठीक है। ये नृत्य कब किया जाता है, ये शादी विवाह के अवसरों पर किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। महिलाएं करती हैं शादी विवाह के अवसर पर। अब उसके बाद 68 क्वेश्चन है, गुड़ला नृत्य में छिद्रित मटका किसका प्रतीक है। गुड़ला नृत्य में छिद्रित मटका किसका प्रतीक है, यानी कि गुड़ला एक नृत्य है, ठीक है, जो इसके अंदर यानी क्या होता है, ये पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर वगैरह उस साइड किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, महिलाएं हैं ना, अपने सर के ऊपर एक छिद्रित मटका, यानी कि एक मटका लेकर नृत्य करती है, ठीक है। उसमें उस मटके के अंदर क्या होता है, एक दीपक जलाया जाता है, और उस मटके के अंदर छिद्र होते हैं। तो वो प्रतीक किसका है, तो वो प्रतीक देखो, राव सातल, राव जोधा, अपंखा और गुड़लेखा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कन्फ्यूज करती हैं, ठीक है। पहला तो है इसमें राव सातल जो आपको कन्फ्यूज करेगा, और दूसरा है गुड़लेखा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, गुड़ला नृत्य आपको नाम से पता चल रहा है गुड़लेखा से संबंधित है। अब इसके पीछे की आप एक तथ्यपूर्ण कहानी सुनो, आप क्या होगी इसके पीछे की, क्योंकि जो यानी कि ये गुड़लेखा है ना, ये यानी कि अजमेर के कोई सूबेदार थे, उसके सेनापति थे गुड़लेखा, ठीक है। और इसने यानी कि जोधपुर में यानी कि इसने महिलाओं का अपहरण कर लिया था, ठीक है। तो उस समय जोधपुर के शासक थे राव सातल देव, ठीक है। और जो राव सातल देव थे, उन्होंने गुड़ले खां को युद्ध में हराकर उनका सिर काट दिया था, ठीक है, और उसको यानी कि शहर में घुमाया था, ठीक है। इसलिए महिलाएं यानी कि इनका जब नृत्य करती हैं तो छिद्रित मटका लेकर घूमती है, वो मटका इसके सिर का प्रतीक है गुड़ले खां का, ठीक है। 68 क्वेश्चन हो गया अपना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 69 क्वेश्चन देखो, भैरव नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा का, ऑप्शन बी शाहपुरा का, स ब्यावर का और द डीग का, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा भैरव नृत्य, और इसके अंदर ब्यावर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। ब्यावर का प्रसिद्ध नृत्य है ये। और दोस्तों अपन जिस स्पीड से ऐसे एक्सप्लेन कर करके पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आप लोग पूरा देखते नहीं हो फिर, तो और जल्दी पूरा करते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामन किस नृत्य से संबंधित है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामन किस नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 भवाई, ऑप्शन बी कच्छी घोड़ी, ठीक है, उसके ऑप्शन तीसरा है अग्नि, और ऑप्शन चौथा है तेरताली,
मांगी बाई और लक्ष्मण दास किससे संबंधित है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा तेरहताली नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब उसके बाद 71 क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आगे देखो, आगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और स्लाइड भी यानी कि ये थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, तो आगे जल्दी बढ़िया स्लाइड भी आने वाली है 80 क्वेश्चन के समथिंग। ठीक है, अब देखो, निम्न में से गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है, गरासिया जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन 1 घूमरा, ऑप्शन 2 होली, ऑप्शन 3 मांदल, ऑप्शन 4 है शिकारी। तो गरासिया जनजाति का मुख्य जो लोक नृत्य है वो है मांदल। ठीक है, और एक चीज़ कन्फ्यूज मत होना, मांदल वैसे वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, अब उसके बाद 72 क्वेश्चन में चलते हैं अपन। किस रानी ने अपना सिर काटकर युद्ध भूमि में निशानी के रूप में भिजवा दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर यानी कि हाड़ी रानी आएगा। ठीक है, और यानी कि हाड़ी रानी ऑप्शन है तब तो अपन जल्दी से पहचान गए कि हाड़ी रानी है। बाकी ये जैसे ऑप्शन दे रखे हैं रूप कंवर, सौ रूप कंवर, ऐसे हाड़ी रानी का नाम क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाड़ी रानी का नाम है सहल कंवर, सहल कंवर। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 73 मूमल महेंद्र की कहानी में महेंद्र कहाँ का राजकुमार था? ये कहानी तो आपको पता ही होगा, राजस्थान के हर बंदे को पता है ये तो। ठीक है, कितनी यानी कि भाई सैड स्टोरी थी इसका लास्ट पार्ट। तो देखो इसमें कंफ्यूज करने वाली चीज़ देखो, मूमल और महेंद्र है ना, तो महेंद्र था वो अमरकोट का शासक था। ठीक है, अमरकोट का राजकुमार था। और जो मूमल थी ना वो थी लोधरवा की। लेकिन ये लोधरवा पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र पूछा है इसमें। ठीक है, तो महेंद्र है अमरकोट का। ठीक है, अगर वहीं पर ये मूमल पूछता, मूमल में अपन लोधरवा करते ना कि जैसलमेर, क्योंकि मैन स्पेसिफिक जगह की जाती है आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा भी आगे घुमाने वाला, उसमें देखता हूँ आप क्या करते हो, क्या बताते हो। ठीक है, अब देखो 74 क्वेश्चन है, किसकी फड़ सबसे छोटी फड़ मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन 1 पाबूजी, ऑप्शन 2 देवनारायण जी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 रामदला कृष्णदला। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे छोटी फड़ और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। देवनारायण जी की क्या है? सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये स्लाइड का एंड हो गया, अब दूसरी स्लाइड लेकर आते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसकी फड़ सबसे लंबी मानी जाती है? अभी अपन ने सबसे छोटी फड़ पढ़ा था पाबूजी, अब सबसे लंबी फड़ किसकी मानी जाती है? ठीक है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी, इनकी फड़ सबसे लंबी मानी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 76 क्वेश्चन। भाकर बावजी की कसम खाकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती? भाकर बावजी यानी किसी जनजाति निम्न में से कौन सी जनजाति की यानी कि प्रमुख यानी कि देवता है, उनके इष्ट हैं जिनकी वो कसम खाकर झूठ नहीं बोलती? ऑप्शन 1 सांसी, ऑप्शन बी कंजर, ऑप्शन सी डामोर और ऑप्शन डी गरासिया। तो इसमें बताओ क्या आएगा? इसमें देखो दो ऑप्शन अपने को कन्फ्यूज करने वाले हैं, सासी और गरासिया, क्योंकि गरासिया भी यानी कि भाकर बावजी गरासिया जाति के भी पूज्य देवता है। ठीक है, और सांसी भी इन्हें पूजती है, तो इन दोनों में देखो राइट आंसर हो जाएगा सांसी। ठीक है, भाकर बावजी सांसी जनजाति के प्रमुख यानी कि उनके पूज्य देवता है, और इनकी कसम खाकर सांसी जो जनजाति है इनके लोग यानी कि झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 छेला बावजी का मेला संबंधित है। ठीक है, छेला बावजी का मेला यानी कि किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया, डामोर, भील और कथोड़ी, इनमें से किस जनजाति से संबंधित है? आंसर करिएगा इसका, तो इसमें आ जाएगा डामोर जनजाति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन 78 क्वेश्चन पर चलते हैं। हर चीज़ को यानी कि एक्सप्लेन करना संभव नहीं है दोस्तों, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरे को बस आपको यानी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करानी, आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कराने वाले तो वैसे ही बैठे हैं जो एमसीक्यू के नाम पर ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर दे रहे हैं क्वेश्चन। अब 78 क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति का मुखिया कहलाता है? कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नायक। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। जोगणिया माता किस जनजाति की कुल देवी है? ऑप्शन 1 कथोड़ी, ऑप्शन 2 कंजर, ऑप्शन सी डामोर, ऑप्शन डी डहरिया। तो इसमें
वो सॉरी सहरिया, इसमें हो जाएगा कंजर जनजाति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अपना इसमें। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आधा तो यही सारा घबरा देता है, यानी कि बीच में ही अटका देता है ऐसे, क्योंकि यानी कि पहली बार स्लाइड वगैरह से ऐसे बना रहा हूँ यार मैं फ़ोन से ही, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। आई होप आप समझोगे। ठीक है, तो इसमें यानी कि जोगणिया माता किस जनजाति की कुल देवी है, इसमें कंजर राइट आंसर अपना हो जाएगा, कंजर जनजाति की कुल देवी है। अब उसके बाद अपन चलते हैं 80 क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इसमें है राजस्थान में जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले की जनसंख्या में है। यानी कि राजस्थान में जनजातियों का सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत कहाँ पर है, कहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है, किस यानी कि जिले के अंदर पाई जाती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। सारों के सारे ऑप्शन यानी कि अपने को कन्फ्यूज करने वाले, क्योंकि जनजातियाँ इन एरियो में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैन फोकस करता है इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दोनों ज़्यादा यानी कि कन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 74 से 76% यानी कि टोटल यानी कि जनजातियों की जनसंख्या का 76% यहाँ पर पाया जाता है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, अब अपन 81 क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय से है। ठीक है, कुल जनसंख्या है ना राजस्थान की, कुल टोटल जितनी भी जनसंख्या है सारी जातियों की मिलाकर, उसमें से एसटी यानी कि इस अनुसूचित जनजाति का कितना % हिस्सा है। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा 13.4% हिस्सा। ठीक है, वैसे 13.48 है, तो वो आता नहीं इतना, 13.5% इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर 13.5% टोटल जनजातियों में से 13.5% है ना, वो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट 82 क्वेश्चन। हिंडोल गीत कब गाए जाते हैं या फिर किस अवसर पर गाए जाते हैं हिंडोल गीत। तो हिंडोल गीत दोस्तों देखो मृत्यु पर गाए जाते हैं, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मृत्यु पर कब, जो यानी कि काफ़ी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है, तब यानी कि उसका ऐसे यानी कि ऐसे हंसते खेलते हुए उसका अंतिम संस्कार करते हैं अंतिम टाइम में, जो यानी कि काफ़ी लंबी उम्र से जी कर आराम से यानी कि फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है ना। ठीक है, खूब काफ़ी लाइफ जी हुई होती है जिसने उसका, तब यानी कि हिंडोला गीत गाया जाता है। अब 83 देखो, शारदा एक्ट का संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कि मेजर मान लो इसको भी, क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, अपने सुपरवाइज़र का तो पता नहीं, इस क्वेश्चन का सुपरवाइज़र में तो शायद मेरे को मिला नहीं है, बाकी अदर एग्जामों में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये। अब देखो शारदा एक्ट का संबंध है विधवा पुनर्विवाह से, त्याग प्रथा से, सती प्रथा से, बाल विवाह प्रथा से। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कब लागू हुआ था, ये एक्ट यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम लागू हुआ था 1930 में। ठीक है, और इसको हरबिलास शारदा ने लागू किया था, तो उनके नाम पर ये इसका नाम शारदा एक्ट पड़ गया था। ठीक है, अब उसके बाद अपन चलते हैं 84 क्वेश्चन। ठीक है, सरदार कुदरत सिंह का संबंध है थेवा कला से, मीनाकारी कला से, काष्ठ शिल्प से, मेहंदी से। सरदार कुदरत सिंह का संबंध किससे, जल्दी बताओ भाई। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, पुरस्कार मिला है इनको, तो इनका संबंध है, इसमें आ जाएगा बी मीनाकारी से। ठीक है, अब उसके बाद 85 क्वेश्चन अपना, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 रामगढ़, ऑप्शन 2 नवलगढ़, ऑप्शन सी मंडावा, ऑप्शन डी मुकंदरगढ़। ठीक है, अब इसमें बताओ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, जैसे अपने राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर हो गई, तो ऐसे शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर शेखावाटी के अंदर आते हैं, तो इनकी स्वर्ण नगरी कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नवलगढ़, जो झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, नवलगढ़। अब उसके बाद अपन चलते हैं 86 क्वेश्चन पर। जीवन, गोपाल, हुक्मा, चिमना इत्यादि चित्रकार संबंधित है, किस शैली से संबंधित है ये चित्रकार। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए उदयपुर शैली, बी जोधपुर शैली, सी जैसलमेर शैली, ऑप्शन डी जयपुर शैली। तो इसके अंदर आ जाएगा राइट आंसर अपना हो जाएगा डी जयपुर शैली। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने राइट आंसर हुए। वैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है, इन क्वेश्चनों को
जिनको आ रहे हैं इनसे तैयारी का पता चल जाएगा, क्योंकि भाई ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ज़्यादा लेवल की भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि मैं प्रश्नों को घुमा चढ़ाकर कथन कारण में ऐसे ही कुछ भी पूछ रहा हूँ। वो हाइप भी नहीं बना रहा मैं कि भाई बच्चों को वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, आप सोचो कि यार कितने टॉप क्वेश्चन है, ये तो अपने को आ ही नहीं रहे। ऐसी हाइप नहीं बना रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है, तो इनमें आपको पता चल जाएगा भाई आपकी तैयारी कितनी क्या है। ठीक है। अब 87 क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है। चित्रकला स्कूल है ये, या फिर चित्रकला संग्रहालय है, या फिर चित्रकला पुस्तक है, या फिर चित्रकला शैली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने को देखो पता होना भी चाहिए ये तो। ठीक है, ये यानी कि एज ए जनरल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकला पुस्तक। ठीक है, ये एक चित्रकला पुस्तक है और ये मेवाड़ की चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये लगभग यानी कि एकदम करेक्टली तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये 1200-1300 ईस्वी के टाइम ये चित्रकला पुस्तक का निर्माण वो लिखित हुई रचित हुई थी रे सॉरी। ठीक है, 1200 ईस्वी। अब आप अंदाज़ा लगा लो कितनी पुरानी है। ठीक है, अब 88 क्वेश्चन में चलते हैं अपन। साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध है किशनगढ़ शैली से, अजमेर शैली से, देवगढ़ शैली से, बीकानेर शैली से। जल्दी बताओ भाई। सोच लिया होगा आपने अपने माइंड में, साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, अजमेर शैली। ठीक है, और निश्चिंत रहो इस बार, यानी कि कोई क्वेश्चन का कोई आंसर वगैरह गलत नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो पिछली बार ऐसा तो सीन हुआ था, देखो मेरे को भी यानी कि आर्ट एंड कल्चर इतनी पढ़ी हुई नहीं थी। ठीक है, और मैंने जहाँ से क्वेश्चन के आंसर वगैरह सर्च किए थे या फिर जिस गाइड वगैरह में देखे, तो उसमें भी काफ़ी गलतियाँ थी यार उस गाइड में। ठीक है, तो इस बार ऐसा सीन नहीं है, इस बार खुद ने बहुत मेहनत की करी है मैंने। ठीक है, अब देखो 89 क्वेश्चन है, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर में किसने की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर अपने को कन्फ्यूज। देखो ऑप्शन 1 भवानी सिंह, ऑप्शन 2 मान सिंह प्रथम, ऑप्शन 3 राम सिंह, और ऑप्शन 4 राम सिंह फर्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये तो अगर अपन ने पढ़ा है तो अपने माइंड में इतना तो IQ रिलेट कर जाता है कि राम सिंह है। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं अपन। एग्जाम दोगे ना, देखो इस बार इस टाइम अपन फ्री माइंड में अपने को जरूर आंसर आ जाए। एग्जाम में ये चीज़ कन्फ्यूज करती है, अपन ये भूल जाते कि यार राम सिंह यानी कि द्वितीय था या फिर प्रथम था, कौन सा था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है कामा, ऑप्शन 2 है जोरहरा, ऑप्शन तीसरा डीग, ऑप्शन 4 फुलेरा। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलेरा। ठीक है, अब 91 क्वेश्चन में चलते हैं अपन। हाकल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। हाकल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जिसे सांकल भी बोलते हैं कभी। ठीक है, ऑप्शन 1 तत्, ऑप्शन बी सुशीर, ऑप्शन सी घन, और ऑप्शन डी अवनत। तो हाकल किस प्रकार का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं 92। ढप नृत्य किस श्रेणी का नृत्य है। ठीक है, ढप नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है। मैंने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं वो गलती से पेंसिल टाइप हो गई थी। ठीक है, अब ढप नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है। जालोर, शेखावाटी, जोधपुर, करौली। बताओ भाई। अब देखो ढप नृत्य है, आपको सबको पता है, ये तो पता होगा ही, ढप नृत्य है ये शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, और ये होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है स्पेशली। ठीक है, तो शेखावाटी का नृत्य ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी। अब 93 क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। बिछियो क्या है, ये चीज़ कंफ्यूज करती है भाई साहब। बिछियो क्या है। बिछियो गहना है, या फिर लोक संगीत है, या फिर लोकगीत है, या फिर विवाह की गालियाँ हैं। सारे के सारे ऑप्शन कन्फ्यूजन है, सारे के सारे। क्या आएगा अब देखो। अब इसके अंदर देखो, बिछियो है ना, ये एक गहना भी है। वो बिछियो नहीं है, लेकिन वो है बिछिया। उसके अंदर जो ये या के अंदर ये योग की मात्रा है ना, ये नहीं है गहना के अंदर तो। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा अपना लोकगीत। ठीक है, बिछियो क्या है, एक लोकगीत है। और बिछिया है ना जो, वो है गहना। ठीक है, बिछिया जो पैर की उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है।
ठीक है, वो बिछिया होगा उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 क्वेश्चन अपना, सीखी जाति की कुल देवी है, सीखी जाति की कुल देवी है। ऑप्शन 1 आवण माता, ऑप्शन 2 नागणेशी माता, नागणेची होगा शायद ये, ऑप्शन 3 आई माता, ऑप्शन 4 सच्ची आई माता। तो अब देखो इसके अंदर बताओ कौन सा होगा, सीखी जाति की कुल देवी। ठीक है, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई माता। ठीक है, अब 95 क्वेश्चन है अपना, वीर कल्ला जी महाराज को किसका अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले पढ़ा था इससे रिलेटेड ही। ठीक है, ऑप्शन देखा था पढ़ने, मैंने ऑप्शन में बताया था। तो वीर कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है। ऑप्शन 1 लक्ष्मण जी का, ऑप्शन 2 शेषनाग जी का, ऑप्शन सी शिव जी का, और ऑप्शन डी काला और बाला का। ठीक है, ये ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, डी वाला है ऐसे कुछ भी, लेकिन अपने को मेन आंसर पर फोकस करना है। तो वीर कल्ला जी जिन्हें 4 हाथों वाले देवता भी बोलते हैं, ठीक है, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे अकबर की सेना के खिलाफ लड़ते हुए, तो इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये याद रखना भाई, वीर कल्ला जी आप यानी कि जब पढ़ो तो लोक देवता वगैरह पढ़ो तब यानी कि वीर कल्ला जी जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन इनके बार बार रिपीट होते हैं। अब देखो 96 क्वेश्चन है, लोक देवता हडबू जी का जन्म हुआ था बेंगटी गांव में, बापीणी गांव में, मंडोर में, भुंडेल गांव में। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन हमेशा है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन हमेशा ऐसे ही आएंगे जिसमें यानी कि सारे लोक देवता के जन्म स्थान दे देंगे आपको। पूछेगा एक लोक देवता, जैसे इसमें हडबू जी का पूछा है, लेकिन ऑप्शन में सारे लोक देवता के दे देंगे, बेंगटी, मंडोर, बापनी, बुंडेल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अपने को कंफ्यूज करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई लेवल बहुत डीप जाएगा, बहुत हाई जाएगा सुपरवाइजर का, तो भाई डीप नहीं जाएगा, बात को समझो। वो लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो यानी कि IQ बेस्ड आएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन वाले, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले यानी कि लाइन टू लाइन रटने वाले क्वेश्चन कम आएंगे। अपने को IQ लगाना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको लेवल के बोलते हैं, ना कि डीप जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो लोक देवता हडबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भुंडेल गांव में। ठीक है, जो नागौर में है, नागौर के भुंडेल गांव में। अब 97 क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। आपको पता है, मीराबाई। ठीक है, राजस्थान की राधा कहते हैं इन्हें। अब कितने सिंपल क्वेश्चन है, बाकी ये रिपीट बार बार हुए हैं। आप ऐसे मत सोचना भाई यार तू तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे रहा है, मैं तो भाई वो ही दे रहा हूँ जो रिपीट बार बार हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है इनमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। अब देखो पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है, काफ़ी यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको याद ज़रूर पढ़ लेना इसके बारे में। पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह है, ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन बी गलियाकोट, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी है सी मलवाड़ा। इसके आंसर बताओ भाई, सोच लो इसका आंसर, क्योंकि इसके आंसरों में पक्का काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें एक साथ दे दी हैं। देखो अब इसके अंदर आएगा पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह है, वैसे तो गलियाकोट में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर तो होगा इसमें गलियाकोट, लेकिन बात मेजर ये है दिमाग IQ लगाने की कि जो एक गलियाकोट है ना, ये डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, डूंगरपुर में गलियाकोट। ठीक है, और माई नदी के किनारे यानी कि ये पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है गलियाकोट में। लेकिन बात यह है कि अपने को मेजर यानी कि वो स्थान का चुनाव करना पड़ता है। जैसे यानी कि आपसे कोई पूछे कि भाई जयपुर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन में यानी कि भारत भी आ जाए, ठीक है, विश्व भी आ जाए, ठीक है, और उसके अंदर राजस्थान भी आ जाए, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे। उसमें सही तो यानी कि राजस्थान ही माना जाएगा। वैसे यानी कि जयपुर है तो भारत के अंदर ही, और भारत कहाँ पर है, विश्व के अंदर है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर माना जाएगा जयपुर, वो सॉरी राजस्थान, क्योंकि जयपुर के सबसे टच में है राजस्थान। जयपुर के यानी कि जयपुर सबसे पहले किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर आता है ना। ऐसे जो एक गलियाकोट है ना, ये सबसे पहले यानी कि जो पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह है, ये सबसे पहले आती कहाँ पर है, ये गलियाकोट के अंदर आती है। ठीक है, अब गलियाकोट कहाँ पर आता है वो अलग बात है, वो डूंगरपुर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा गलियाकोट। एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूज मत हो ना कि भाई अपने डूंगरपुर पढ़ा था वो करें या फिर गलियाकोट करें। अब उसके बाद वैसे आप काफ़ी समझदार हो, नहीं होगे कन्फ्यूज, फिर भी कुछ भाई हैं मेरे जैसे जो बूढ़े बाड़े। अब देखो प्रश्न 99, अब इसके अंदर देखो अलख दरीबा क्या है। दादू जी का समाधि स्थल, दादू जी का पूजा स्थल, दादू जी का मंदिर, दादू जी का सत्संग स्थल। काफ़ी इंस्टीट्यूट वालों ने ये चीज़ नहीं भी पढ़ाई होगी,
ठीक है। इसके अंदर देखो आ जाएगा दादू जी का सत्संग स्थल, ठीक है। अलख दरीबा दादू जी का सत्संग स्थल है। अब 100वां प्रश्न है, हंस संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। इसकी पीठ यानी कि इसका मुख्य केंद्र है वो सालिमाबाद अजमेर में स्थित है, वो भी याद रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे को वही लगा कि इसकी पीठ कहाँ पर है। इसकी यानी कि पीठ है सालेमाबाद, सॉरी लिखा नहीं जाएगा मेरे से इससे फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो इसकी पीठ निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सालिमाबाद अजमेर के अंदर, इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की विस्तार की दिशा है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और विस्तार, अब पता है क्वेश्चन आएगा भी तो इस बार कैसा आ सकता है, लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो चोटियों को क्रम में व्यवस्थित करो, अवरोही क्रम में पूछ ले या फिर बढ़ते हुए आरोही क्रम में पूछ ले कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुरूप बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई याद करनी पड़ेगी आपको कैसे भी, या फिर ये याद कर लेना कि कौन सी चोटी किससे ऊंची है, ठीक है। अब इसमें देखो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। इसके अंदर क्या होगा सोचो एक बार, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें अपना IQ यहाँ पर रिलेट जाना चाहिए कि यानी कि राजस्थान में अरावली आ कहाँ से रही है, किधर से प्रवेश है और जा किधर रही है। देखो राजस्थान के अंदर अरावली सिरोही से, जो यानी कि सिरोही से यानी कि इसका आ रही है, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश है इसका सिरोही जिला, और इसके बाद इसका यानी कि अंतिम है झुंझुनू जिला, ठीक है। झुंझुनू से होते हुए ये दिल्ली तक जा रही है, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई सिरोही है वो किस तरफ है और झुंझुनू किस तरफ है। अब अपना सिरोही है ना वो है दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। सिरोही दक्षिण पश्चिम की तरफ है और जो यानी कि झुंझुनू है वो है उत्तर पूर्व की तरफ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। कमेंट में मिस करूँगा कई भाइयों को, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे यार मैं काफ़ी प्रभावित भी हूँ, जो यानी कि काफ़ी आंसर राइट करते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी नॉलेज उनको, अप्रिशिएट ब्रोदर्स। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 102 है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? उड़िया पठार, मेसा पठार, लसाड़िया पठार, भोराट पठार। चार ऑप्शन ही कन्फ्यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भोराट पठार, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं 103% में, सॉरी, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कोठारी लोनी, बाणगंगा चंबल, सुकड़ी बनास और माही जाखम माई। कौन सा युग्म सही है बताओ। अब देखो इसके अंदर देखो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, कोठारी लोनी, ठीक है। अब यानी कि कोठारी नदी की सहायक नदी लोनी है, ये ऐसे कह रहा है, यानी कि तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा ये, क्योंकि कोठारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है, ठीक है, बनास नदी की। दूसरा ऑप्शन है सुकड़ी बनास, ये भी गलत हो जाएगा, सुकड़ी है वो लोनी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी गलत और ये भी गलत, कोठारी है ये यानी कि बनास की सहायक है। अब देखो बाणगंगा चंबल, ठीक है। अब बाणगंगा देखो पहले यमुना नदी में गिरती थी, अंत प्रवाह की नदी बन चुकी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, चंबल में नहीं जाती। अब ऑप्शन बच गया डी जाखम माई, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, सॉरी 104, क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यानी कि अपने एग्रीकल्चर के लिए भी यानी कि इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, कि सेम की समस्या कैसे होती है, ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 1 है जैसलमेर एवं नागौर, ऑप्शन बी है जयपुर एवं सीकर, ऑप्शन सी चूरू एवं भीलवाड़ा, ऑप्शन डी गंगानगर एवं हनुमानगढ़। अब सबसे पहले सेम की समस्या समझो। सेम की समस्या होती है नहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर नहरों से सिंचाई ज़्यादातर की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जल का यानी कि जो जल है वो रिसाव होता है जल का नहरों से, ठीक है, नहरी क्षेत्र से जल का रिसाव होता है, तो वहाँ पर सेम की समस्या पाई जाती है। तो आप आइडिया लगाओ यानी कि नहर से सिंचाई यहाँ पर इन ऑप्शन में किस में सबसे ज़्यादा होती है?
यानी कि सिंपल सी बात है भाई, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन डी। अब उसके बाद चलते हैं अपन 105 में। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। सॉरी, राजस्थान का प्रथम, इसके अंदर जिला आएगा, ठीक है, प्रथम जिला। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा था? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा करौली, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 106 प्रश्न पर। अब देखो, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। ऑप्शन ए ताम्रवती नगरी, ऑप्शन बी आगाटपुर, ऑप्शन सी धूलकोट, ऑप्शन डी बैराट। अब देखो, आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ठीक है, तांबे का बहुत यूज होता है वहाँ पर। आगाटपुर भी कहते हैं और धूलकोट नगरी भी कहते हैं, ठीक है, मिट्टी का टीला या मिट्टी का किला वगैरह। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी है ना, जो बैराट, ये एक अलग सी सभ्यता है, ठीक है, जो कोटपुतली बहरोड में पाई जाती है, विराटनगर क्षेत्र में बैराट। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 107 प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है, जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था। उसके बाद 108 क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो आप एक बार, कितने सोपानों, सोपानों मतलब चरणों, ठीक है, राजस्थानी भाषा में इसको सोपानों बोलते हैं, चरणों को, यानी कि कितने चरण लगे जब सिरोही का पूर्णतः राजस्थान में विलय हुआ? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 चरणों में सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चरण हुआ था वो 26 जनवरी 1950 का हुआ था, एकीकरण का 26 जनवरी 1950 में। तब यानी कि सिरोही की आबू और देलवाड़ा जो तहसील है ना, उनको छोड़कर पूरे सिरोही को यानी कि मिला लिया था राजस्थान के अंदर। फिर इसका दूसरा विलय हुआ ना दूसरी बार, वो हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, दूसरा जो चरण फिर दूसरे में हुआ इसका, तो 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण था वो, ठीक है, एकीकरण का, जिसमें इस सिरोही का विलय हुआ। उसके अंदर यानी कि आबू देलवाड़ा की तहसीलें भी मिला ली गई थी, ठीक है। तो 2 चरणों में ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक बार में तो यानी कि आबूर देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही मिलाया गया था, और दूसरी बार 1 नवंबर 1956 को यानी कि आबूर देलवाड़ा को भी मिला लिया गया था। अब 109 क्वेश्चन है, चेंबर ऑफ प्रीसेज का प्रथम चांसलर कौन था? ठीक है, प्रीसेज भी कहते हैं, प्रिंसेज भी कहते हैं, ये मैं बीच में लग गया, इसको हटाओ थोड़ा, है ना। तो चेंबर ऑफ प्रिंसेज, जिसे यानी क्या कहते हैं, नरेंद्र मंडल भी कहते हैं जिसे, या फिर नरेश मंडल भी कहते हैं, यानी कि राजा का मंडल, ठीक है, नरेंद्र मंडल, नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, ठीक है, यानी कि प्रिंसेज मतलब राजकुमार या राजाओं का चैम्बर। तो इसके यानी कि प्रथम चांसलर कौन थे? ऑप्शन 1 महाराव भीम सिंह, ऑप्शन बी करणी सिंह, ऑप्शन सी गज सिंह, ऑप्शन डी गंगा सिंह, ठीक है। ये तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें गंगा सिंह राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। बीकानेर के महाराजा थे जो नरेश मंडल के प्रथम चांसलर बने थे, गंगा सिंह जी। अब उसके बाद चलते हैं अपन आज के अपने वीडियो के इसके अंतिम क्वेश्चन पर। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एकीकरण तो अपने को पूरा पढ़ना ही है, देखो एकीकरण से तो क्वेश्चन बनेंगे, आप एक्स्ट्रा डीप मत पढ़ना चाहें बाकी वहाँ पर, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता होना ही चाहिए किस कौन सा एकीकरण कब हुआ था, ठीक है, किस में किस कब किस समय यानी किस जिले का विलय हुआ था किस किस चरण के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को पता होना ही चाहिए। तो मत्स्य संघ, इसमें सबसे पहले देखो ए बी सी और डी जिले आते हैं मत्स्य संघ के अंदर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ यानी कि एकीकरण का फर्स्ट चरण था वो 18 मार्च 1948, ठीक है। इस समय यानी कि मत्स्य संघ का विलय हुआ, यानी कि मत्स्य संघ बनाया गया। तो इसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले आते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है इसमें, ठीक है। और पिछली वीडियो में जो मेरे से त्रुटि हुई, गलतियाँ हुई थी, ठीक है, आंसर्स में, उसके लिए बहुत ही बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब आप निश्चिंत रहें, ऐसी कोई भी गलतियाँ फिर से नहीं होंगी।
सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। और यानी कि 110 क्वेश्चन हो गए हैं अब, ठीक है। तो यानी कि 190 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन और बचे हैं मान लो, तो आपका कंप्लीट राजस्थान जी के उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।